आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। तो इस डायग्राम में क्या है कि एक AB जो कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। उस स्ट्रेट वायर में एक करंट I फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट वायर है ये एक फाइनाइट लेंथ का, मतलब इसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड है, और उस वायर में एक करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम किसी पॉइंट P पर इस वायर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने क्या किया है कि एक वायर लिया हुआ है लेंथ AB का, जिसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मैंने चूज़ किया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पॉइंट P से पॉइंट B तक जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल PBPO, वो φ2 है। ऐसे ही पॉइंट A से B के बीच पॉइंट एंगल AP और O के बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है आपका φ1, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इस वायर में एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन चूज़ किया है DL लेंथ का, ठीक है। जो स्मॉल सेक्शन हमने चूज़ किया है DL लेंथ का, इसको नॉर्मली हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो करंट मैंने स्मॉल चूज़ किया हुआ है, वहाँ से पॉइंट O का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है R, ठीक है। और अब जो एंगल क्रिएट हो रहा है OP और इस पॉइंट Q के बीच, ठीक है, वो एंगल मैंने मान लिया है φ। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, करंट एलिमेंट DL और ये लाइन R के बीच का एंगल हमने कितना एज्यूम किया है, लेट सपोज थीटा। ये चूंकि PO और Q मिल के एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस फिगर को आप लोग फिर से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अब हम इस फिगर के बिहाफ पर इस पॉइंट पे जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है B इज इक्वल टू समथिंग, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे और देखते हैं ये वैल्यू कैसे आती है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस वायर AB से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अगर मैं स्मॉल लेंथ DL लूँ, ठीक है, और पॉइंट P डिस्टेंस जो कि इस स्मॉल लेंथ DL से R डिस्टेंस पर है, अगर उसके लिए मैं बायो-सेवर्ट लॉ की बात करूं तो क्या होता है वैल्यू, वो होता है आपका DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे I जो है इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, DL जो है ये मैंने स्मॉल सेक्शन लिया हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो DL हम एज्यूम करते हैं उसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। साइन थीटा जो है वो पॉइंट P से जो लाइन ड्रॉ की गई है और ये जो करंट एलिमेंट है उसके बीच का एंगल थीटा है, और R क्या है, R पॉइंट P से उस करंट एलिमेंट जो DL लेंथ हमने चूज़ किया है उसके बीच का डिस्टेंस है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम इस प्रूफ के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखिए इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर कैसे सकते हैं हम, अगर आप ध्यान दीजिए तो इस ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल PO एंड सम पॉइंट Q, तो PO और Q में
अगर आप देख सकते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि अगर इन तीनों एंगल का मैं सम करूं, सो थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, तो आप ये जानते हैं कि इन तीनों ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए तो आप पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, सो यहाँ से आपको थीटा जो मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 माइनस 5। सो अगर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 5, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू की जगह 90 माइनस 5 रखा है। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस 5 क्या होता है, वो होता है आपका कॉस 5। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन 1 में साइन थीटा की जगह हम पूरा का पूरा क्या प्लेस कर सकते हैं, कॉस 5। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू। आर मतलब इस करंट एलिमेंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात कह सकते हैं कि ये है, देखिए ये है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला है आपका हाइपोटेनियस, ये है एंगल फाई, फाई के सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट है जो ये बचता है आपका लाइन ओपी, वो हो जाएगा आपका बेस। तो मैं ये कह सकता हूँ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ एंड क्यू, यहाँ से देखिए अगर मैं बताऊँ आपको तो हो जाएगा आपका कॉस फाई इज इक्वल टू, कॉस फाई मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस इसमें क्या है आपका ए है, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, हाइपोटेनियस आपका आर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, देखिए इसको मैच करिए तो आपको मिलेगा ए अपॉन कॉस फाई। ठीक है, और यहाँ से आप अगेन कह सकते हैं कि सिंस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस फाई इंटू ए, और यहाँ से 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, वो होता है आपका सेक फाई इंटू ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ आर की जगह क्या प्लेस कर सकता हूँ, सेक फाई इंटू ए। ठीक है, चूँकि यहाँ आर का स्क्वायर है तो मैं यहाँ आगे मैं सॉल्व करके रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मुझे अब एक थर्ड टर्म बचता है आपका डीएल। तो अब देखिए डीएल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो फिर से मैं कहूँगा कि अगेन इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, मतलब ट्रायंगल कौन सा है आपका, पी ओ एंड क्यू। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो आप क्या पाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आप tan थीटा लगाइए, सॉरी tan फाई, ठीक है, tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो tan फाई क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है आपका, तो मैंने बताया अभी आपको परपेंडिकुलर है आपका L, तो P की जगह हो जाएगा आपका L, ये पूरा का पूरा लेंथ। ठीक है ना, अपॉन बेस क्या है आपका A है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि tan फाई इज इक्वल टू L अपॉन A। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन में कह सकता हूँ कि L इज इक्वल टू A इंटू tan फाई। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो लेंथ की निकली है, हमें क्या चाहिए, स्मॉल लेंथ dl। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 अगर कह लूँ
तो आप ये कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एल इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए, और tan फाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब आप सिंपली करिए क्या कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू मिली है कॉस फाई, साइन थीटा की जगह रख दीजिए, आर की जगह जो मिला है सेक फाई इंटू ए वो रख दीजिए, और डी एल की जगह जो मिला है आपको वो इसमें प्लेस कर दीजिए। सो फ्रॉम, देखिए आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा है, 2, 3 and 5, the इक्वेशन 1 ये है आपका विल बी, देखिए अब प्लेस करिए वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको डी बी इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए। सो देखिए इसको अगर आप नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कीजिए, चलिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ मिल जाएगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, डी एल की जगह कितना हो जाएगा आपका, देखिए डी एल की जगह हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर फाई, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका कॉस फाई अपॉन आर की जगह कितना हो जाएगा आपका सेक फाई इंटू, सॉरी ए, आर की वैल्यू कितनी है आपकी सेक फाई इंटू ए, चूँकि यहाँ आर स्क्वायर है तो सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से मैं देखिए सॉल्व करूँ अगर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचेगा आपके पास फाइनली वो क्या टर्म बचेगा, ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगा वो होगा आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई इंटू ए। तो देखिए ये जो डी बी निकला है स्मॉल वैल्यू है इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण। अब आपको पूरी वैल्यू निकालनी है तो हम करें क्या, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, सो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह लीजिए और लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 6। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई अपॉन ए, और इसको भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, नाउ लिमिट पुट करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट आप क्या पुट कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगा या तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इधर आते हैं, इसकी बात करिए। तो अगर आप इसको पहले लिख लीजिए डी बी इज इक्वल टू, इसमें देखिए कांस्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले म्यू नॉट कांस्टेंट है आपका, ठीक है, अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, और ए भी आपका कांस्टेंट है तो ये भी बाहर ही आ जाएगा। ऊपर आई कांस्टेंट है तो आई भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, केवल कॉस फाई। ठीक है, अब इस फाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फाई की वैल्यू अगर आप देखिए तो ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी फाई है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ देखिए बीच के एक्सिस से आधा पार्ट और बीच के एक्सिस से बाकी आधा पार्ट। तो जो नीचे का हिस्सा है वो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, क्योंकि ये एक्सिस के नीचे है तो मैं कह सकता हूँ इसको -φ2, और ये एक्सिस के ऊपर है तो इसको मैं कह सकता हूँ प्लस
I1। अब आप सोच रहे हैं कि ये प्लस और माइनस क्यों आया है, तो आप कह सकते वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस बना है, तो ये प्लस वाई एक्सिस है, तो ये आपका माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करिए सिंपली पाना है, तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ पे 1 है और आप जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b फ्रॉम द लिमिट 0 टू b। इसको सॉल्व करिए, सो यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट, -φ2 से लेकर +φ1 तक। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा केवल और केवल b। यहाँ सॉल्व कीजिए, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये लगाइए आप यहाँ पे, तो मिल जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आप अपर लिमिट लिखिए, साइन फाई की जगह हो जाएगा साइन फाई 1। ठीक है, माइनस करिए, फिर हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन फाई 2। ठीक है, ये होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इसको आप लिख सकते हैं साइन फाई 1 और माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट साइन फाई 2। तो ये है आपका जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी किसी स्टेप में आपको समस्या है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू।